हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो में अपलोड किया है, सो आप चेक कर सकते हो कि बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, कौन से अकाउंट में क्या जाने वाले, सारे डिटेल्स आगे के वीडियोज़ में है। आज हम एक सम सॉल्व करेंगे तो हमें डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके पहले हमारे पास आंसर शीट आ जाएगा, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना के रखना है। और एक फोर्थ पेज हम लीव करेंगे, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, नहीं है तो हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, वहाँ पे वर्किंग का पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या चीज़ें जो फिक्स है हम पहले से ही लिख के रख देते। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो, इनर कॉलम आउटर, इनर आउटर अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, इनर एंड आउटर। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, टू परचेजेस, यहां पे होगा बाय सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। सो ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, ये फिक्स हो जाएगा फॉर्मेट। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे एक बैड डेट का फॉर्मूला फिक्स होता है। सो सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेट, एड बैड डेट न्यू, या तो हम बोल सकते हैं न्यू बैड डेट, दोनों राइट है। एड न्यू RDD एंड लेस ओल्ड RDD। अब ध्यान से देखोगे ना, सो बैड डेट RDD, ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ है ना, वो आपको ट्रायल बैलेंस में, यानी कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह मिलने वाला है, फर्स्ट एंड फोर्थ, वो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, एंड ये जो है ना नया वाला है, जो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में मिलने वाला है। ओके, सो एड लेस, सेम चीज़ जो आपने एडजस्टमेंट में ये सेकेंड एंड थर्ड लिखा ना, वो यहाँ पे माइनस होने वाला है डेटर में से। तो यहाँ पे फिक्स है सन्ड्री डेटर्स लेस, ये जो प्लस किया वो यहाँ पे माइनस होने वाला है, लेस न्यू बैड डेट लेस न्यू RDD। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट फिक्स है और यहाँ पे हम खाली ऐसे कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ देंगे। ये जो फॉर्मेट है आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना, उसके पहले का है। ठीक है, सो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, हमने 3 अकाउंट बना के रख दिए। अब आते क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मिला सबसे पहले चेक करेंगे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें कौन सा ईयर एंड लेना है, 31 मार्च 2019। तो सब जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2019, ऑलरेडी हमने लिख के रखा है 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, आगे इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना, किसकी बुक है, ये किसका अकाउंट है, तो शिल्पा एंड कैटरीना का। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया इन द बुक्स ऑफ, वहाँ पे हम लिख देंगे शिल्पा एंड कैटरीना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? सो हमारा ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बन चुका है। अब आते हैं हम हमारे सम की तरफ। जैसे ही आपको सम मिले, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एडजस्टमेंट मार्क करना है। देखो, आप जब बोर्ड एग्जाम में करोगे ना, तो ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता रहेगी कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है। तो यहाँ पे लिख कर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आ जाना है एडजस्टमेंट को मार्क करके रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक हमारे हाथ में एंड में 58,000 का था, 31 मार्च 2019। ओके, सो 58,000 का स्टॉक था। अभी यहाँ पर कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक का नाम है क्या, नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को मार्क कर दूंगा, सर्कल कर लूँगा, मार्किंग नहीं करना है। जो नाम हमें नहीं मिला उसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा था, आपको उसको सर्कल करना है। ठीक है, सेकेंड
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एंड वेजेस। तो देखो रॉयल्टी और वेजेस आपको दोनों नाम मिलेगा, तो दोनों को मार्क करना है। वेजेस रॉयल्टी, देखो आपको दोनों यहाँ पे मिलने वाला है, ये रहा रॉयल्टी और वेजेस, दोनों मिला, आपने दोनों को मार्क किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, तो जो भी सैलरी होगा उसको भी हम मार्क कर देंगे। सैलरी ये रहा, मिल गया। मार्किंग करना मतलब क्या होता है कि एडजस्टमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, तो उनका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है, ये ध्यान में रखना है। आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेप एंड डाउटफुल डेप, मतलब बैड डेप लेना और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप लेना है। ये किसके ऊपर आता है? डेटर के ऊपर आता है। बैड डेप हो गया और आरडीडी का भी नाम है, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मार्क करो नहीं करो, ऑलरेडी आप ये फॉर्मेट बना चुके हो, एड लेस, तो यही चीज़ हमें मार्किंग कर देना है। नहीं भी करोगे तो भी आप इनर में लिखने वाले हो, बट स्टिल मार्क करके रखो। सन्ड्री डेटर हो गया, फिर बैड डेप को मार्क करना है क्योंकि उसका नाम है यहाँ पे, और आरडीडी किया, बैड डेप किया। ओके, लास्ट डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करेंगे एंड फर्नीचर को करेंगे, दोनों ऊपर है। ओके, सो ऑलरेडी मैंने मार्किंग कर दी, आप देख सकते हो। अभी क्या करना है, मार्किंग करने के बाद 1 बाय 1 पोस्टिंग करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी रूल क्या है, ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल आपने 11 में पढ़ा ही होगा। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट उसको करो जो एक्सपेंस एंड लॉसेस हो, क्रेडिट उनको करो जो इनकम एंड गेन हो। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो हमारा ट्रेडिंग पीएनएल है ना, नॉमिनल अकाउंट है, दोनों साइड अगर हमारा खर्चा या तो एक्सपेंस जो भी है, लॉस है तो डेबिट साइड होगा, इनकम और गेन आएगा तो क्रेडिट साइड होगा। और बैलेंस शीट हमें तो पता ही है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। लायबिलिटी मतलब कंपनी की देनदारी, ऑब्लिगेशंस। एसेट्स मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी ना, वो सारे एसेट्स में आएंगे। अब 1 बाय 1 हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सा बैलेंस है क्वेश्चन के अंदर? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, तो हमें हर एक चीज़ का नाम देखना है, क्या वो मेरा खर्चा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर आपका खर्चा होगा तो इधर या तो इधर, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई फैक्ट्री का खर्चा है या ऑफिस का है। ये फैक्ट्री रिलेटेड होता है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस से रिलेटेड आता है। सो अगर फैक्ट्री का होगा तो यहाँ पे करना है, अगर नहीं है खर्चा तो सीधा जाएगा एसेट के अंदर। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर खर्चा है तो यहाँ नहीं है तो सीधा एसेट। ओके, सो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मेरी कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो ऑब्वियसली खर्चा तो नहीं होने वाला ना, तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। तो खर्चा है क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा? सीधा प्रॉपर्टी। कितना रुपया है? 37,800। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा लैंड एंड बिल्डिंग 37,800। क्यों मैंने इनर में लिखा? बिकॉज वहाँ पे मार्किंग है। मार्किंग क्यों है? बिकॉज एडजस्टमेंट है। तो एक लाइन आपको छोड़ भी देना, ऐसे डॉट कर सकते हो, ठीक है। आगे फर्नीचर है 17,250। फर्नीचर अगर मेरे पास रहेगा तो मेरा खर्चा है क्या? नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो आएगा एसेट्स में। इधर नहीं तो किधर जाएगा? सीधा यहाँ पे। तो फर्नीचर आएगा 17,250 इनर में, क्योंकि वहाँ पर भी मार्किंग है। आगे सन्ड्री डेप्टर्स, या तो डेटर्स बोलो डेप्टर्स बोलो, दोनों सेम है। 40,000 मार्किंग है, नहीं भी होता तो भी हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हम अंदर ही लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 40,000। ओके, नेक्स्ट स्टॉक 1/4/2018। 1/4 मतलब ये ओपनिंग हो सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक है 65,000 का। ऑलरेडी हमने फॉर्मेट लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे 65,000। ओके, आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सॉरी बेड डेप। बेड डेप क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया, तो खर्चा बोल सकते हैं ना, एक्सपेंस। तो ये रहा फॉर्मेट में फिक्स है, तो 400 रुपये यहाँ पे बेड डेप में लिख देंगे। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होगा? अगर मैंने प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए खर्चा किया ऑब्वियसली, तो यहाँ तो इधर जाने वाला है। अब कैसे पता चलेगा किस में लेना है? तो देखो प्रिंटिंग वो सब ऑफिस के अंदर होता है, तो ऑफिस रिलेटेड खर्चा पीएनएल में आएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, अमाउंट कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का? 4,000 है। मार्किंग नहीं है, सो आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 4,000। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस हम देते हैं फैक्ट्री में, खर्चा है 3,000 यहाँ पे। डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड 2 वेजेस। मार्किंग है, सो इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। आगे सैलरी। सैलरी हम देते हैं ऑफिस के अंदर 2 सैलरी।
सैलरीज 5000 मार्किंग है, सो अंदर लिखना है। ओके, एक लाइन छोड़ेंगे। आगे कैरेज इनवर्ड, कभी भी वर्ड के पीछे इनवर्ड आए, रो री को छोड़ के, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसको छोड़ के इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटवर्ड आया तो P&L अकाउंट डेबिट साइड। इनवर्ड मतलब बेसिकली हमने परचेज टाइम वो खर्चा किया है, तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू कैरेज इनवर्ड 4000 है आउटर कॉलम में क्योंकि मार्किंग नहीं है। ओके, आगे सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स रिटर्न बेचा हुआ माल वापस आया तो माइनस कर देंगे सेल्स में से 2000 यहाँ पे। आगे ड्राइंग, शिल्पा एंड कैटरीना ने दोनों ने ड्राइंग किया, पैसे उठाए, ठीक है। हमें नाम भी मिल चुका है तो यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं शिल्पा, 3-4 लाइन छोड़ के आप लिखोगे कैटरीना। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है ना आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो शिल्पा ने कितने का ड्राइंग किया, दोनों का ड्राइंग पहले लिख देते हैं। ड्राइंग मतलब वो उनके अकाउंट से माइनस करिए, उन्होंने विड्रॉ किया है तो। ओके, सो शिल्पा ने विड्रॉ किया है 2000, कैटरीना ने 3000। माइनस वाला चीज़ हमें ब्रैकेट में लिखना है तो ध्यान में रहेगा कि ये माइनस करना है करके, ठीक है। अब देख सकते हो कैसे पोस्टिंग किया। आगे डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट अभी तो कैसे सिंपल आपको डेबिट साइड दे दिया है, कभी कभी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट दोनों मिक्स कर देते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं ना, इसका अमाउंट यहाँ पे लिख के देंगे। तब क्या करना है, दोनों में अमाउंट रहेगा ना, तो सिंपल लॉजिक, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। डेबिट का डेबिट क्यों, बिकॉज वो खर्चा है, डिस्काउंट दिया वाला है, और यहाँ वाला आएगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला आएगा। ओके, सो ये जो डिस्काउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, टू डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में डालेंगे, P&L डेबिट 2030 2030। एडवांस गिवन टू शाहरुख, मेरी कंपनी ने शाहरुख को एडवांस दिया तो मेरा खर्चा थोड़ी ना होने वाला है, वो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स। एडवांस टू शाहरुख, कितना दिया शाहरुख को एडवांस, तो हम देख सकते हैं 10,000 दिया है, मार्किंग नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे। आगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मेरे पास 20,000 है, मेरे बैंक बैलेंस में 8,000 है, तो ठीक है ना, है तो खर्चा तो है नहीं, कहाँ पे जाएगा, एसेट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 20,000 और 8,000, 20 और 8। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये पेड वाला है, डेबिट बैलेंस है ना, तो ये दिया मैंने, इंटरेस्ट पे किया, टू इंटरेस्ट, हो सकता है बैंक से लोन लिया हो तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये शिल्पा एंड कैटरीना ने इंटरेस्ट दिया है 1000 रुपये का, तो उनका फाइनेंस रिलेटेड खर्चा है। आगे कमीशन 2000, ये भी दिया वाला है, टू कमीशन 2000। नेक्स्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब क्या था, एक टाइप का रेंट है, मैंने ऑलरेडी ये बताया डिटेल में रॉयल्टी क्या होता है। अब रॉयल्टी दो चीज़ पे होता है, ऑन प्रोडक्शन, ऑन सेल्स। प्रोडक्शन वाला यहाँ पे, ऑन सेल्स पे लगेगा तो यहाँ पे, बट जब कुछ भी मेंशन ना करे तो जो पहला अकाउंट है वहाँ पे लेंगे, हम समझेंगे कि हमने हमारा प्रोडक्शन पर्पस के लिए रॉयल्टी पे किया है। ओके, सो टू रॉयल्टी, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रेंट। बोलते हैं ना भाई मैं रॉयल फैमिली से हूँ, रॉयल्टी चाहिए, बताया था मैंने ये चीज़, तो यहाँ पे आएगा 2000। ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे। परचेजेस, परचेज ऑलवेज डेबिट 50,000, ये रहा फॉर्मेट फिक्स है अपना। ओके, सब अगर ध्यान से देखोगे तो जितना भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड था, क्या वो मेरा खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट, डेबिट नहीं है तो सीधा एसेट में। आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, आपको सब डेबिट साइड ही मिलने वाला है, डेबिट नहीं मिला ट्रेडिंग P&L में तो सीधा एसेट में जाएगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आ रही है जो ऑपोजिट साइड जा रही है यहाँ पे, बट क्या हो रहा है, माइनस के साइड जा रहा है। अब देखोगे बाहर नहीं आ रहा है वो अमाउंट, अंदर के साइड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस होने वाला है। यहाँ पर भी पोस्टिंग हुआ बट वो माइनस साइड गया, इनर कॉलम में गया, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट जितना भी डेबिट बैलेंस था, क्या वो मेरा खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट, डेबिट नहीं है तो सीधा एसेट। ओके, अब आते राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है, इनकम, ठीक है। सो अगर क्या वो मेरा इनकम है, इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट। देखो राइट हैंड साइड है तो राइट, अगर इनकम होगा तो, इनकम नहीं है तो हम कहाँ लेंगे, लायबिलिटी में। इनकम नहीं है तो लायबिलिटी में ले लेंगे। ओके, नाम से ही समझ में आएगा। कैपिटल शिल्पा एंड कैटरीना, देखो ये शिल्पा एंड कैटरीना ने अपने खुद के पैसे बिजनेस में लगाए।
और ये अकाउंट किसका बन रहा है? बिजनेस का। तो बिजनेस क्या बोलेगा कि कल जाके वो बिजनेस कमा लेगा तो शिल्पा एंड कैटरीना को रिटर्न करने वाले ना, तो उसके लिए कैपिटल को हम लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए वो देनदारी है, ये कंपनी का पैसा नहीं है, पार्टनर का पैसा है, ठीक है। तो 45 हम दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, 45,000। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल, आपने बिल पे किया तो इनकम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो बिल्स पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी है। पेबल, पेड मतलब किया, पेबल मतलब करने वाला हो, तो ये पेबल है, सो लायबिलिटी। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? 17,500। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया तो ये भी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, इनकम तो होने नहीं वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 10,000 का, ठीक है। आगे परचेज रिटर्न, परचेज किया हुआ माल मैंने रिटर्न किया, तो ये कहाँ पे जाएगा? लेस फ्रॉम परचेसेस, जहाँ पर भी परचेज दिखे वहाँ से मैं माइनस करूँगा, 1480 यहाँ से माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों लायबिलिटी में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000। ओके, नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है 15,000 का, बैंक लोन 15,000। आरडीडी लेस फ्रॉम बेड डेप, जहाँ पर भी बेड डेप दिखेगा उसमें से माइनस करेंगे, तो बेड डेप वाला फॉर्मूला ऑलरेडी फिक्स है, ये ओल्ड आरडीडी होता है। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन में से, ऐसे बेड डेप आरडीडी उठा के फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ से लिया फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, सेल्स हो गया 1,20,000 का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा पोस्टिंग हो चुका है, ये जो बॉक्स है ना इसमें जितना भी है सारा पोस्टिंग हमारा हो चुका है। आप ऑब्जर्व करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पोस्टिंग का। ओके, सो अभी हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट 1 बाय 1 समझ के सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेते फर्स्ट एडजस्टमेंट। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। मतलब मैंने मेरे साल के एंड में जब कैलकुलेशन किया तो मेरे पास 58,000 का माल पड़ा था। देखो सबसे पहले मेरे पास उतना माल पड़ा है। अभी एडजस्टमेंट जो होते हैं ना उसकी दो इफेक्ट आती है, क्यों? क्योंकि हमें साल के एंड में पता चला है, पूरा साल बीत गया, उसके एंड में पता चला भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसा था, ठीक है। सो 58,000 का माल मेरे पास पड़ा है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि उतना माल हमारे पास पड़ा है। ओके, ये हमारा स्टॉक कैलकुलेशन के लिए पता चलेगा 58,000। ओके, अब अगर 58,000 का मेरे पास माल पड़ा है तो ये मेरी प्रॉपर्टी हुई ना, तो उसके लिए हम एसेट में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 58,000। मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पे किया। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, यहाँ तक कोई डाउट है? फर्स्ट चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, प्रीपेड को लेस करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ये ध्यान में रखो। ओके, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। अब क्या बाकी है? तो खर्चा बाकी है, एक्सपेंस बाकी है। कौन सा? तो उन्होंने बोला है रॉयल्टी 1500 देना बाकी है, वेजेस 800 चुकाना बाकी है। तो सबसे पहले लेते हैं रॉयल्टी को। रॉयल्टी की दरें पकड़ो, रॉयल्टी को ये रहा, इसका मार्किंग क्या रहेगा? ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना देना बाकी है? 1500। ओके, फिर क्या आएगा? वेजेस 800 रुपया चुकाना बाकी है, ऐड आउटस्टैंडिंग 800 रुपये। ओके, मैंने दोनों जगह जो दोनों एक्सपेंस है जितना जितना चुकाना बाकी था वो मैंने लिख लिया। अब प्लस भी कर देना, इस साल का कितना खर्चा हो वो भी पता चले। टोटल मतलब वेजेस मैंने पे किया है 3,800 पे करना है, जिसमें से 3 पे कर चुका हो, 800 देना बाकी है। इधर मेरा रॉयल्टी का खर्चा होता है 3,500, ओके, जिसमें से 2 पे कर चुका हो, 15 देना बाकी है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? देखो ये दोनों खर्चे आपको चुकाना बाकी है। बाकी मतलब आपकी देनदारी है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग देना है रॉयल्टी एंड वेजेस। तो अभी ना यहाँ पे देखकर कंफ्यूज मत हो, सीधा क्वेश्चन में देख लेने का। रॉयल्टी 1500, वेजेस 800।
रॉयल्टी 1500 चुकाना बाकी है, वेजेस 800 चुकाना बाकी है, टोटल हो जाएगा 2300। ओके, सो ये हमारा हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट की फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट की सेकेंड इफेक्ट। आप चेक कर सकते हो हमारे 2 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000। ओके, 2000 रुपया मैंने मेरी स्टाफ को एडवांस में पे किया, मतलब प्री पेड पहले ही पे कर दिया। तो सैलरी को पकड़ो, इस साल का खर्चा था ही नहीं, अगले साल का मैं पहले से पे कर रहा हूँ, तो प्रीपेड को लेस करना है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ना खाली करंट ईयर से मतलब रखने वाला है। कितना मैंने एडवांस पे किया है 2000, तो एक्चुअली इस साल का खर्चा था खाली 3000। ओके, सो 2000 मैं कट कर दूंगा। अब मैंने पहले से पे कर दिया तो अगले साल मुझे पे करने की ज़रूरत है नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड सैलरी 2000 मैंने एडवांस दिया ना, तो ये मेरा था थर्ड एडजस्टमेंट, ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट था। ठीक है, आगे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बेड डेप ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप 3% ऑन संडे रिटर्न। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 1000 रुपये का घाटा हो गया, बेड डेप हो गया, तो मुझे कस्टमर से लेने कितने थे, कस्टमर से लेना था मुझे 40,000, 1000 रुपया भी नहीं आने वाला है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो 1000 रुपया मैंने यहाँ पे माइनस किया, न्यू बेड डेप, अब मुझे आने वाला है खाली 39,000। ओके, पहले इसका दोनों इफेक्ट क्लियर करते हैं, फिर वो RDD वाला लेंगे। तो सबसे पहले देखो 40,000 मुझे कस्टमर से लेना था, 1000 रुपया मेरा नुकसान हो चुका है, तो अब मुझे आएगा 39,000। ठीक है, अब 1000 रुपया नुकसान हुआ है तो नुकसान में प्लस कर दो, ऑलरेडी 400 तो नुकसान था ही, 1000 और आ चुका है। ओके, तो 1000 और प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि भाई एक काम करो 3% और रिजर्व रखो। ऐसा डाउट हो रहा है कि जो भी पैसा आना है ना उसका 3% और नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 39,000 है, 39,000 का 3%, परसेंटेज 100 में तो 0 गया, 0 गया, 390 इंटू 3। ऐसे सीधा हिसाब भी है कि 400 इंटू 3 करोगे तो 1200 हो जाएगा, 10 निकाल दो 1170 होगा, बट ऐसे भी कर सकते हो। 300, 9 3 27, 3 3 9 और +2 1170। तो 39,000 में से 1170 अमाउंट नहीं आने वाला। ओके, सभी इसमें से ये माइनस कर देने का, 39 में से 1 गया तो 38 हो जाएगा और 37,830 रुपीज़ हो गया हमारा। ओके, अब ये कितना अमाउंट है 1170 जो नहीं आया, रिजर्व, नया रिजर्व हमने ले लिया है, मतलब ये रिजर्व रख रहे, इतना नहीं आएगा ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं, तो ये प्लस कर दो 1170। अब नया रिजर्व आ चुका है तो पुराने रिजर्व का कोई काम है नहीं है, तो उसको माइनस कर दो। तो ये तीनों का प्लस कर सकते हैं हम लोग, 1 2 4, 2570 माइनस 1000, तो 101570 आएगा। ओके, सो ये हमारा बेड डेप वाला पूरा फॉर्मूला था, ये बेड डेप का कौन सा वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इसको भी हम नंबर देते हैं, ये 4 नंबर है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना उसकी वैल्यू कम करो, 5% डेप्रीशिएशन निकालो। डेप्रीशिएशन हम 11 में पढ़ चुके हैं। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 37,800 इंटू 5%। ओके, अब डायरेक्ट निकालना है ना तो और एक तरीका है, इसका सबसे पहले 10% निकालो। 10% मतलब जीरो को हाइड करना है। 3,780, 3,000 1500 हो जाएगा, 700 का 350, 1850, 1880 का 40 आएगा, 1890 आंसर आने वाला है। तो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, 0 गया, 0 गया, 378 इंटू 5 कैलकुलेशन करना है। 8 5 40, 7 5 35 प्लस 4 9 39, 5 3 15 प्लस 3 18, मैंने बोला ना 1890 आंसर आने वाला है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 5% डेप्रीशिएशन माइनस करो, माइनस 5% डेप्रीशिएशन जो होता है 1890। अब 37,800 में से 1890 माइनस करने के बाद जो आता है अमाउंट बाहर लिख देना है। आगे फर्नीचर की कितनी वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो फर्नीचर का बोला है 10% करो। 10% मतलब 0 का हाइड कर दो, 17,250 है ना, 0 का हाइड करोगे लेस 10% डेप्रीशिएशन,
ओके तो 1725 आने वाला है। इसमें से भी जो माइनस करोगे बाहर लिख देना, 17,250 में से 1725 माइनस करना है। ओके अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, ये हमारा फाइनेंस रिलेटेड लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ओके लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन आया है 1890 और फर्नीचर पे हमारा डेप्रीशिएशन है 1725। ये दोनों का प्लस कर देना है और इसको बाहर लिख देना है। ओके अब ये हमारा सम खत्म हो जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक है सो हमारा जितना भी था कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट किया, अभी आपका और एक चीज़ बाकी है, टोटलिंग करना, कास्टिंग करना। अभी क्या करना है, सब चीज़ बाहर निकाल देना, हर एक में बाहर अमाउंट होना चाहिए आउटर कॉलम में। फॉर एग्जांपल 50 में से 1480 माइनस करने के बाद यहाँ लिखो, एक में से 2 जाएगा वो भी यहाँ पे लिख दो। मतलब जो भी ये प्लस माइनस करके बाहर का सब लिख देना है, सब देख लेना है बाहर अमाउंट है कि नहीं, सारे जगह चेक कर लेना है। ओके अब क्लोज करने के टाइम पे आपको क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करोगे। ट्रेडिंग का मैं आपको टोटल करके नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको ये खुद से करना है। ट्रेडिंग का टोटल करना है, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। ठीक है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा क्योंकि इधर 1,18,000 प्लस 58 करोगे बढ़ने वाला है। ओके सो यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। हमें क्या करना है, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आने वाला है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करो। यहाँ पे जो बड़ा आएगा ना वो लिख लो, मानो इधर बड़ा अमाउंट है यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आएगा, इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके प्रॉफिट है यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर होगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है। जो अमाउंट यहाँ आने वाला है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ओके फिर क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेम टोटल करोगे आप। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर ही आने वाला है। इसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट है ना। कैरीड डाउन कौन कौन है, शिल्पा एंड कैटरीना, दोनों के बीच में बांट देना है, शिल्पा एंड कैटरीना के बीच में। ओके अब यहाँ पे सम के अंदर रेशियो नहीं बोला है, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। जो भी इनका प्रॉफिट आएगा ना उसको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, अगर नुकसान में चाहते थे तो माइनस कर देते। नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ओके देखो ट्रेडिंग का जो डिफरेंस आया उसको यहाँ पे पोस्ट किया बराबर, फिर यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड करने के बाद दोनों के अकाउंट में प्लस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट है तो उनका फ़ायदा होने वाला है। फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट आएगा प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे डाल देना है आउटर में। फिर अब जब इसको टैली करोगे ना तो आपका सम टोटल होगा, टैली होगा, टैली प्रॉपर होगा, तभी जाके आपका सम राइट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। सो आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये सम सॉल्व हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बस कैलकुलेशन करना बाकी है।